कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों का एक बार पुनः है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर स्वागत है। बच्चों, आज हमें अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक के तीसरे पाठ विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर बात करेंगे। और इस तीसरे पाठ का यदि जिक्र किया जाए तो यह हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य। ये हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य, ये साहित्य और अनिवार्य दोनों ही प्रकार के विषयों के लिए समान रूप से लाभदायक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों के काम की ये चीज़ रहेगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, नए देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आगे कि पहले प्रश्न से देखते हैं कि जनसंचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के माने जाते हैं। तो प्रिंट मीडिया मानी जाती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक न्यू मीडिया, जैसे इंटरनेट मीडिया। और प्रिंट को जैसे मुद्रित प्रिंट कोई भी चीज़ होती है तो प्रिंट मीडिया में 2 चीज़ें मुख्यतः शामिल हैं, अखबार और पत्र पत्रिकाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी और रेडियो, और न्यू मीडिया में इंटरनेट से चलने वाले समस्त साधन इसमें काम में आते हैं, जैसे ईमेल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, etc और इत्यादि इस प्रकार के और समस्त संसाधन जो आप जानते हैं। जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो प्रिंट या मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम। भारत में पहला छापाखाना कब, कहाँ व क्यों खोला गया, तो भारत में पहला छापाखाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में। कब का जवाब, कहाँ, गोवा में। क्यों, धार्मिक पुस्तकों को छापने हेतु। और ये काम छापाखाना जो है वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा खोला गया था, भारतीयों के द्वारा नहीं, ईसाई मिशनरियों के द्वारा। और उन लोगों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए छोटी छोटी पुस्तिकाएं छपवाने के लिए इस छापेखाने को स्थापित किया था। बेशक इसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन भारत में की तरफ से देखा जाए तो यह एक पहला कदम था कि जिस कदम के माध्यम से भारत में छापेखाने का प्रवेश हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम की विशेषताएं एवं सीमाएं बताइए। तो यहाँ आपके समक्ष आप देख पा रहे हैं एक सारणी बनी है, और इस सारणी में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विशेषताएं लिखी हैं और यहाँ पर सीमाएं लिखी हैं, मतलब गुण और अवगुण मान सकते हैं आप। चलिए देखते हैं, पहले विशेषताएं देख लेते हैं कि लिखित रूप में होने के कारण एक स्थायित्व रहता है, कि ये चीजें स्थायी रूप से आप देख सकते हैं। हमारे घरों में भी कई सालों पुराने अखबार और पत्र पत्रिकाएं मिल जाते हैं। अपनी इच्छानुसार पृष्ठ या खबर को पढ़ सकते हैं। आपका मन हुआ कि आप तीसरे नंबर के पेज को पढ़ेंगे अखबार में, या किसी पत्रिका के 20 नंबर पेज को आपने देखी अनुक्रमणिका, और आपने अंदाज लगाया कि भाई ये एक शीर्षक है, बड़ा रोचक है, चलिए हम इस 20 नंबर के पाठ को पढ़ेंगे पहले। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार पृष्ठ और खबर को पढ़ सकते हैं। लंबे समय तक आप उन्हें रख भी सकते हैं। आप किसी संदर्भ की तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में कई बार आपत्तियां लगती हैं, जैसे रीट आदि की परीक्षा में। तो वहां पर और हमें साक्ष्य उपलब्ध करवाने पड़ते हैं कि साहब इसका सही जवाब ये नहीं, ये है। तो वहां भी आपके द्वारा ये प्रिंट मीडिया के जो संसाधन है उनमें से आप काम में ले सकते हैं। एक यहाँ लिखित भाषा जो है उसका विस्तार होता है, जितनी मर्जी है आप उतनी बार पढ़ सकते हैं। कोई भी कठिन शब्द आया तो उसका अर्थ आप शब्दकोश में देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, या उसे 2 या 2 से ज़्यादा बार भी पढ़ा जा सकता है। अब इसकी सीमाएं देखते हैं। तो सीमाओं की यदि बात करेंगे तो सीमाएं ये हैं कि निरक्षर व्यक्ति इन्हें नहीं पढ़ सकते। खबर दूसरे दिन या आगामी अंक में ही मिल पाती है। सपोज कीजिए सुबह 4 बजे आपके पास अखबार आ गया और सुबह 5 बजे ही कोई घटना हो गई, तो उस घटना की खबर यदि अखबार के माध्यम से आपको प्राप्त करनी है तो आप तक दूसरे दिन ही पहुंचेगी। एक इसमें शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है। भाई आपको कोई भी खबर लिखनी है तो उस खबर में कितने शब्द होंगे लगभग। खबर के अखबार के स्पेस का ध्यान भी रखना होता है कि अखबार में इस खबर के हिसाब से या इस खबर को कितनी जगह मिल सकती है। कोई गलती या अशुद्धि रह जाने पर दूसरे दिन ही सुधार हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार एक स्पष्टीकरण या एक
छोटी सुधार और छोटे-मोटे कॉलम छपते हैं अखबारों में कि कल दिनांक इतने के अंक में पृष्ठ संख्या इतने पर यह त्रुटिवश प्रकाशित हो गया था और इसका सही रूप यह है। इस प्रकार से कोई शब्द भी हो सकता है। एक पाठकों के शैक्षिक ज्ञान का ध्यान रखना होता है। अब देखिएगा, टीवी तो निरक्षर व्यक्ति भी देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, लेकिन अखबार तो कम से कम साक्षर व्यक्ति होगा। और साक्षर का जरूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, वो सिर्फ प्राथमिक विद्यालय तक ही गए हों। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अखबार वालों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे पाठक कौन है, तो उनके नॉलेज के स्तर के हिसाब से भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्थानांतरण शब्द की जगह पर ट्रांसफर या तबादला शब्द है, वो ज़्यादा उस समुचित तरीके से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, अर्थात सुना जाने वाला। रेडियो समाचारों में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? तो रेडियो समाचारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है शब्द और आवाज़ को। प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली का नाम बताइए। तो उस शैली का नाम है उल्टा पिरामिड शैली। देखिएगा कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली क्या है? तो सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? यह है उल्टा पिरामिड शैली। अब बात करते हैं उल्टा पिरामिड शैली क्या है, समझाइए। इस शैली में अर्थात उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण समाचार को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद महत्व के आधार पर घटते क्रम में समाचारों का लेखन किया जाता है। कि देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा जो सबसे महत्वपूर्ण था, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद में उससे कम। जैसे ये सबसे महत्वपूर्ण है, फिर उससे थोड़ा कम है, फिर उससे भी थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से इस प्रकार की आकृति बन जाती है। आपने देखा होगा मिस्र के पिरामिडों का इस प्रकार से एक शेप होता है, त्रिभुजाकार होते हैं उनका, ये शेप होता है, ये सीधा पिरामिड है। यहाँ सबसे बड़ी चीज नीचे नीचे, सबसे छोटी ऊपर ही ऊपर है। लेकिन समाचारों में सबसे बड़ा समाचार, सबसे महत्वपूर्ण समाचार है, वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। और ये आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि यहाँ हमने सबसे ऊपर क्या लिखा है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और यहाँ कम महत्वपूर्ण। तो इस प्रकार से ये एक इस प्रकार का शेप बनेगा जो कि इस पिरामिड का उल्टा है और इसीलिए इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में किसी समाचार को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो 3 भागों में। एक तो उसका इंट्रो होता है, एक बॉडी होता है और एक समापन होता है। देखिएगा, कोई भी समाचार है तो बड़े-बड़े अक्षरों में इस प्रकार से लिखा होता है, फिर उसे कॉलम्स में बाँट-बाँट कर इस प्रकार से लिखा जाता है और अंततः एक पैराग्राफ और छाप दिया जाता है जहाँ उस खबर को समराइज़ या समाप्त किया जाता है। तो सबसे पहले उसका इंट्रो, लीड या मुखड़ा, जो उसका मोटे अक्षरों में लिखा हुआ भाग है वह है। बॉडी, उस इस शीर्षक का थोड़ा-सा विस्तार किया जाता है, वो बॉडी कहलाता है और इस शीर्षक की बॉडी या उसके समाचार के बाद अंततः उसे जिन शब्दों के साथ समाप्त किया जाता है वह उसका समापन कहलाता है। आगे चलते हैं। रेडियो समाचार की क्या सीमाएं होती हैं? लिखिए कि रेडियो समाचार की कुछ सीमाएं हैं जो निम्न हैं कि रेडियो बुलेटिन को कहीं से भी व कभी भी नहीं सुना जा सकता। आप अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं सुन सकते। बुलेटिन रेडियो पर आएगी तभी। कोई कठिन शब्द आने पर शब्दकोश में उसका अर्थ देखने का अवसर नहीं होता। यदि अर्थ देखने लगे तो बुलेटिन आगे निकल जाता है। इसका संग्रह नहीं किया जा सकता और रेडियो समाचार में अखबार की तरह पीछे लौटने की सुविधा नहीं होती। ये कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स थे। रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी शर्तें क्या-क्या हैं? तो देखिएगा, साफ सुथरी एवं मुद्रित मतलब टाइप्ड कॉपी। जिस प्रति मतलब कॉपी से समाचार वाचक या वाचिका समाचार का वाचन करते हैं वो कंप्यूटर द्वारा टाइप या मुद्रित होनी चाहिए। प्रत्येक 2 शब्दों के बीच 3 बार स्पेस, मतलब आपने ये शब्द लिखा और दूसरा लिखा, हम एक एक ही स्पेस देते हैं जैसे कंप्यूटर आदि पर टाइप करते तो, लेकिन वहाँ कम से कम 3, ताकि शब्द खुले-खुले हों, इस प्रकार से हों। और इस प्रकार से खुले-खुले शब्द होंगे तो समाचार वाचक को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, घाल-मेल नहीं होगा। एक पंक्ति में अधिकतम 10 से 12 शब्द ही होने चाहिए। संख्या या गणितीय आंकड़ों को निकटतम पूर्णांक या देवनागरी में लिखा जाना चाहिए। जैसे निकटतम पूर्णांक कि 6 लाख
6,84,000 या 6,96,200, तो वहाँ आप कर सकते हो लगभग 7 लाख। हाँ, यदि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको पूर्णांक में नहीं लिख सकते, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, क्रिकेट का मैच चल रहा है और उसमें उन्होंने 99 रन बना लिए, तो आप ये नहीं कि इसको पूर्णांक में बोल देते हैं, 100 बोल दें, नहीं, वहाँ आपको पूरी संख्या ही बोलनी पड़ेगी। डेडलाइन, संदर्भ व संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग। तो यहाँ देखेंगे कि रेडियो समाचार समय के फ्रेम में चलते हैं, मतलब एक निश्चित समय होता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, इसलिए इनके साथ आज, सुबह है, दोपहर, शाम जैसे शब्दों का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। लोकप्रिय एवं प्रचलित संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग तो किया जा सकता है, जैसे बीसीसीआई, आईसीसी, डब्ल्यूटीओ, सार्क, दक्षिश, यूनेस्को, यूनिसेफ इत्यादि। पर कम प्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जैसे विधानसभा को विषय। आप अखबार में देखेंगे तो आपको बहुत बार विषय या लोकशय, तो ये शब्द हम समझ लेते हैं कि ये लोकसभा है, ये विधानसभा है, लेकिन यदि वहाँ रेडियो पर बोला जा रहा है तो आपको विधानसभा ही बोलना चाहिए, वहाँ आप इसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलते हैं। टीवी समाचारों से संबंधित किन शब्दावली इन निम्न शब्दावलियों पर टिप्पणी कीजिए। 6 शब्दावलियां आपके सामने हैं। एक तो ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट और लाइव। ये 6 हैं, इन 6 पर चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं कि किसी बड़ी घटना की सूचना सबसे पहले व कम से कम शब्दों में देने को ही ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। जैसे कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत के देहांत के बाद टीवी पर ये एक समाचार आ रहा था कि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कुन्नूर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत भी सवार थे। ये घायल हुए कि उनका देहांत हो गया, ये बातें नहीं कि वहाँ वो भी उसमें सवार थे। कुल मिलाकर 14 आदमी और बताए जाते हैं, 13 आदमी और उनके साथ थे, इत्यादि प्रकार की। तो वो सारी चीज़ें ब्रेकिंग न्यूज कहलाती हैं, क्योंकि बहुत थोड़े शब्दों में खबर दी जाती है। ड्राई एंकर क्या होता है? ड्राई एंकर होता है कि टीवी में घटना के दृश्य और एंकर की आवाज साथ साथ चलती है, लेकिन यहाँ नहीं होता। लेकिन दृश्य नए बिंदु तक सिर्फ एंकर ही स्क्रीन पर रहकर समाचार सुनाता है, तो उसे ड्राई एंकर कहते हैं। आपने देखा होगा कि टीवी का कुल मिला के इस प्रकार का एक वो भाग ये जैसे दृश्य हो गया। अब यहाँ पर इतनी दूर में यहाँ तो एंकर बैठा है या खड़ा है, और यहाँ पर उस घटना से संबंधित दृश्य चल रहे हैं। एंकर बात बता रहा है और ये दृश्य भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो तो क्या कहलाएगा, वो तो टीवी की मूल धारणा है, लेकिन आपके पास उस घटना का दृश्य पहुंचा नहीं। अभी कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गया, दुर्घटनाग्रस्त, सिर्फ ये समाचार पहुंचा है, तो क्या करेंगे, पूरी स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या होगा कि पूरी स्क्रीन पर सिर्फ एंकर ही रहेंगे, और वो एंकर आपको बात बताएंगे, और वो बात बताएंगे, जो बात वो बता रहे हैं वो सिर्फ सूचनाओं पर आधारित होती है, तो उसे हम ड्राई एंकर के नाम से जानते हैं। कि देखिए सिर्फ एंकर ही स्क्रीन पर रहकर समाचार सुनाता है, तो उसे ड्राई एंकर कहते हैं। फोन इन, अब घटना का दृश्य उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन वहां हमारा कोई रिपोर्टर, कोई संवाददाता चला गया, और उससे हम फोन पर बात करके जानकारी एकत्र कर रहे हैं, और न केवल जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अपितु हम उस पत्रकार से जो बात कर रहे हैं वो टीवी पर बाकायदा साफ साफ सुनाई जा रही है, तो उससे क्या कहा जाता है, फोन इन कहा जाता है। कि घटना का दृश्य उपलब्ध न होने तक एंकर घटना स्थल पर उपस्थित रिपोर्टर से फोन पर बात करके जानकारी जुटाते हैं, और इन दोनों के बीच होने वाली बातचीत दर्शक भी सुनते हैं। इस क्रिया को फोन इन कहा जाता है। अब आता है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल क्या चीज है कि टीवी पर घटना का वीडियो और एंकर की आवाज साथ साथ चलती है। एक तरफ क्या हो रहा है, यहाँ तो घटना का वीडियो है और यहाँ पर एंकर है। प्राप्त हुए दृश्यों के आधार पर ही समाचार लिखे जाते हैं। इसे एंकर विजुअल कहते हैं। कि वहां से जो दृश्य, जो भी क्लिप, जितना मान लो 30 सेकंड का कोई वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, तो उस 30 सेकंड के वीडियो में क्या घटना है, हेलीकॉप्टर
आसमान में उड़ रहा है और उसमें आग लगी है, 2-3 आदमी नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ जंगल का दृश्य या जंगल की बात नहीं करके सिर्फ ये बताया जाएगा कि तमिलनाडु के कुंदरू क्षेत्र में इस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वहाँ पर से जलते हुए सैनिक जो उसमें सवार जो लोग थे वो जलते हुए नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे की खबर के प्रयास में हम लगे हुए हैं इत्यादि प्रकार से। तो उसे एंकर विजुअल के नाम से जाना जाता है। एंकर बाइट की किसी घटना को प्रमाणित करने के लिए उस घटना स्थल पर उपस्थित किसी प्रत्यक्षदर्शी से या घटना से संबंधित व्यक्ति का कथन दिखाया जाना ही एंकर बाइट कहलाता है। कि कोई घटना हुई, उस घटना को किसने देखा, उन जिन लोगों ने देखा या तो उनसे बात की जाती है या उससे संबंधित कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति है उनसे बात की जाती है। तो उनसे बात किया जाना ही क्या कहलाता है, एंकर बाइट कहलाता है। लाइव घटना स्थल से सीधा प्रसारण दिखाना ही लाइव कहलाता है। घटना स्थल से सीधा प्रसारण दिखाने का अर्थ है 12वीं कक्षा के बच्चे आप क्रिकेट के मैचों में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो क्रिकेट का मैच देखते हैं तो वहाँ आता है कि लाइव चल रहा है ना, तो लाइव। और मैच पूरा हो गया, मैच पूरा होने के बाद उस मैच से संबंधित यदि एक दो लोगों से टिप्पणी कोई ली जाती है तो उसे एंकर बाइट उसे कहा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता को और किन नामों से जाना जाता है, तो इसे ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के कितने रूप होते हैं, इसके दो रूप होते हैं कुल मिलाकर। पहला रूप इस प्रकार से है कि इसमें इंटरनेट एक साधन, औजार या टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है कि खबरें भेजने के लिए। और दूसरा, जब कोई रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने, समाचारों का संकलन करने और खबरों को सत्यापित या पुष्ट करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। मतलब वो समाचार कलेक्ट करता है कि जानकारियां जुटाता है। मान लो किसी बड़ी चीज पर उसे कोई शोध करना है तो वो जानकारियां अलग अलग जगह से इकट्ठी करेगा और वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए और अधिक प्रमाण वहां से इंटरनेट से ही जुटाता है। तो ये उसका दूसरा रूप कहलाता है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तो यह तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर आप देखेंगे 1982 से 1992, दूसरा 1992 से 2001 और तीसरा 2002 से आज तक। इंटरनेट पत्रकारिता की विशेषताएं और सीमाएं लिखिए। विशेषताएं तो क्या है, त्वरित गति से सूचना संप्रेषण हो सकता है, एक क्लिक और दुनिया भर में प्रसारित हो जाती हैं। संदर्भ जो है वो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इसकी सीमाएं क्या क्या हैं कि अश्लीलता, दुष्प्रचार व अफवाह फैलाने का काम भी इससे लोग करते हैं। इंटरनेट से चलने वाले संसाधनों को चलाने की जानकारी होना भी आवश्यक है। आप मोबाइल या लैपटॉप या पीसी चलाना आपको आना चाहिए और नेटवर्क की समस्या भी रहती है। भारत की पहली साइट किसे माना जाता है, तो rediff.com, rediffmail.com, rediff को भारत की पहली साइट माना जाता है। वेबसाइट पर पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये तहलका.com नामक एक वेबसाइट थी, उस वेबसाइट को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी नेट पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखिए कि हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ वेब दुनिया से माना जाता है। इंदौर का नई दुनिया ग्रुप, इंदौर के उस समूह का नाम क्या है, नई दुनिया ग्रुप हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवजागरण, अमर उजाला सहित समस्त अखबारों के नेट संस्करण भी उपलब्ध हैं। लेकिन प्रभा साक्षी लेकिन प्रभा साक्षी जैसे अखबार व अपनी माटी जैसी पत्रिकाएं प्रिंट रूप में उपलब्ध नहीं है, ये सिर्फ नेट पर ही उपलब्ध हैं। पत्रकारिता के हिसाब से हिंदी की श्रेष्ठ साइट बीबीसी का मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को माना जाता है। आज केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकांश मंत्रालयों व विभागों ने नेट पर अपने हिंदी अनुभाग भी शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब लग रहा है कि हाँ, हिंदी भी आगे बढ़ रही है। सार रूप में कहा जा सकता है कि हिंदी की वेब पत्रकारिता अपने शिशु काल में है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी फ़ॉन्ट की है। सबसे बड़ी समस्या काहे की है, हिंदी फ़ॉन्ट की। अभी तक एक समुचित कीबोर्ड भी नहीं बन पाया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हुए बदलावों को देखकर कहा जा सकता है कि हिंदी वेब पत्रकारिता या हिंदी नेट पत्रकारिता का भविष्य अभी क्या है, उज्ज्वल माना जा सकता है। तो दोस्तों,
आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी और तब हमारा विषय होगा पत्रकारीय लेखन के लिए विभिन्न रूप और लेखन और विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, इन दोनों पाठों के। और उसके बाद में आगे कैसे बनती है कविता, नाटक, लिखने का व्याकरण आदि पर बात करेंगे। तब तक आप चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। जय हिंद।